हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए सामान्य अध्ययन यानी जीएस की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, ये उसका 9वां वीडियो है। इसके पहले इसके 8 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी इसे जनवरी में नहीं होना है। ये एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में हो सकता है, तो अब आपके पास टाइम है, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी इसे जनवरी में नहीं होना। आपका एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में हो सकता है, तो अब आपके पास ढेर सारा टाइम है, तो ठीक से प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास 2 से 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम है। इसमें आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है इस सीरीज़ के माध्यम से आपको हर दिन एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। हर वीडियो में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस को देखते हैं, और जिन क्वेश्चंस के बार बार पूछे जाने की संभावना होती है या जो टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन टॉपिक को हम डिटेल में भी कवर करते हैं। और इस सीरीज़ में आपको जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं वह सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा 2024 में जो भी एग्ज़ाम रेलवे और एसएससी ने कंडक्ट करवाए हैं, उनमें पूछे गए प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप जीके जीएस में निश्चित तौर पर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, परम शून्य ताप को दर्शाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा परम शून्य ताप को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है, या इसे ही -273 डिग्री सेल्सियस भी कहा जा सकता है। तो परम शून्य ताप होता है शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम तापमान, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। कई बार आपको डिग्री सेल्सियस में तापमान दे दिया जाता है और आपसे फ़ारेनहाइट में इसे बदलने के लिए कहा जाता है, या कई बार डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला है फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32। इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको डिग्री सेल्सियस में कोई तापमान दे दिया जाता है और आपसे फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कहा जाता है, तो आपको याद रखना है फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सेल्सियस + 32। इसके अलावा सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए भी फार्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, या कई बार किसी टेम्परेचर को सेल्सियस में दे दिया जाता है और केल्विन में बदलने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए फार्मूला है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस + 273.15। तो ये दोनों फार्मूले अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार आपके परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल डैश 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 है। तो बताइए इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। तो इनमें से सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल या सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है राखीगढ़ी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब ये सभी पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सभी आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपने कई बार ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में देखे भी होंगे। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दूसरा स्थल है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है और यहाँ गोदीबाड़ा या बंदरगाह पाया गया है। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, अभी हमने देखा है। इसके अलावा कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत, कांच की चूड़ियाँ
और इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ से पकी हुई ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरा प्रश्न है, मानक मध्याह्न रेखा भारत के किस क्षेत्र से गुजरती है? तो मानक मध्याह्न रेखा भारत के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी दे सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी मिर्ज़ापुर। भारत की मानक मध्याह्न रेखा किस देशांतर को कहा जाता है, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा यानी IST कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को। ये बात भी आपको याद रखनी है। ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को और यह लंदन में स्थित है। चौथा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है और इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, इसलिए यह विकल्प गलत नहीं है। इसके अलावा आपको पता है हमारे देश के सभी कानून बनाने का कार्य संसद करती है। संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसलिए हमारे देश की जो प्रणाली है या जो सरकार प्रणाली है उसे संसदीय सरकार प्रणाली कहा जाता है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत नहीं है। इसके अलावा अर्ध संघीय प्रणाली भी हमने अपनाई है क्योंकि हमारे देश में एक संघ है और कई सारे राज्य हैं और राज्यों की तुलना में संघ की स्थिति ज़्यादा मजबूत है या संघ के पास ज़्यादा अधिकार हैं। तो यह ऑप्शन भी गलत नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार प्रणाली में या अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति के पास सारी पावर होती हैं और राष्ट्रपति को डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा चुना जाता है। यह प्रणाली USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। पांचवा प्रश्न है, रेल बजट के आम बजट में विलय के बाद रेल बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो आपको पता है कि रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया था सितंबर 2016 में और पहली बार रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किए गए थे 2017 में और 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या पेश किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी वित्त मंत्री। यहाँ पर यही बातें लिखी गई हैं। रेल बजट का आम बजट में विलय हुआ था सितंबर 2016 में, विलय के बाद एक साथ पहली बार पेश किया गया था 2017 में और विलय के बाद रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का काम करता है वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। छठवां प्रश्न है, रणप्पा या रणपा उड़ीसा का लोक नृत्य है, इसमें किस भगवान के अभिनय को शामिल किया गया है? तो रणपा या रणप्पा उड़ीसा का लोक नृत्य है, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें भगवान श्री कृष्ण के अभिनय को शामिल किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। सातवां प्रश्न है, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं KD जाधव, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 और इन्होंने 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं, तो यह हैं कर्दम मल्लेश्वरी, यह भी आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है? सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का मतलब है माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनमें से मोहम्मद यूनुस को सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। मोहम्मद यूनुस को सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की स्थापना के लिए 2006 में शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, यह बात भी आपको याद रखनी है। नौवां प्रश्न है, रंगास्वामी कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप डैश के विजेताओं को प्रदान की जाती है? तो रंगास्वामी कप संबंधित है हॉकी से और यह हॉकी के विजेताओं को दिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अब हॉकी से संबंधित कुछ कप या ट्रॉफी आपको याद रखनी है। पहला है बेटन कप या इसी को बीटन कप भी कहा जाता है। दूसरा है आगा खां कप। तीसरा है ध्यानचंद ट्रॉफी। चौथा है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। पांचवा है नेहरू ट्रॉफी।
इसके बाद रंगा स्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, विश्व कप, मास्टर्स चैंपियंस ट्रॉफी और सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी आपको याद रखनी है। 10वां प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो आप सबको पता है यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस, फ्रांस में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। पेरिस में यूनेस्को, IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। स्विट्जरलैंड में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आप सबको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी सरोजनी नायडू और इन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। 12वां प्रश्न है कौन एक प्रशंसित डैश 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 कथक नर्तक हैं जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। तो इनमें से पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यह बात भी आपको याद रखनी है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, उस्ताद अल्लाह रखा खां तबला वादक हैं, पंडित बिरजू महाराज अभी हमने देखा कथक नर्तक हैं और पंडित रविशंकर इनमें से सितार वादक हैं, यह बातें भी आपको याद रखनी है। 13वां प्रश्न है निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो इनमें से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, आप सबको पता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात की गई थी। 14वां प्रश्न है अनवरत योजना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान के प्रथम प्रतिपादक थे गुन्नार मिर्डल, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान को शुरू किया गया था 1978 में और इसे समाप्त किया गया था 1980 में, ये बात भी आपको याद रखनी है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्हाइट पैगोडा नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पैगोडा नाम से जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है।